जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, शुरू करें जी। जी सर। ओके। सो हम लोग कर रहे हैं रिसाइकल्ड वाटर को, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा एक टॉपिक उसमें वेटलैंड सिस्टम्स का रह गया है जो हम इसे कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो यू कैन सी दिस स्क्रीन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आनी चाहिए, मेरे पास तो इंडिकेट हो रही है कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। सर अब आइए। ओके, सो आज हम बात करेंगे वेटलैंड सिस्टम्स की। This is an approach to use the recycled water or treatment of the recycled water. लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर पढ़ा था डिटेल से, उसमें एक ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो वो आज मैं इसे कंप्लीट करूंगा और उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। सो वेटलैंड सिस्टम्स होता क्या है, वेटलैंड होती क्या है? So these are actually the areas that support aquatic vegetation and foster the growth of emergent plants such as cattails, bulrushes, reeds, sedges and trees. ये सारे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती हैं। सो वो एरिया जहाँ पे एक्वेटिक वेजिटेशन ग्रो करती है, और फिर वहाँ पे जो एक्वेटिक वेजिटेशन में जो प्लांट्स निकलते हैं जो ग्रो करते हैं, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। दोज हेल्प in the in the treatment of that water, in cleaning of that water. So wetlands are typically less than 1 meter in depth. आमतौर पे 1 मीटर से कम डेप्थ होती है इनकी। And they also provide wetland habitat for many animal species. So सिर्फ प्लांट्स ही को ये सपोर्ट नहीं करती, बल्कि ये बहुत सारी जो एनिमल स्पीशीज हैं उनको भी सपोर्ट करती है। And recently increasing attention as a means of additional treatment for secondary effluents. So अभी recently लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया है for the treatment of secondary effluents। जो इंडस्ट्रीज वगैरह से effluent आ रहा है उसको, जैसे हमने कहा कि इसको हम पढ़ रहे हैं रिसाइकल्ड वाटर के चैप्टर में। सो उस वाटर को ट्रीट करने के लिए वेटलैंड का सिस्टम यूज किया जाता है। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये नेचुरल भी हो सकती हैं और कंस्ट्रक्टेड भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जाती है। सो द वेजिटेशन प्रोवाइड्स surface for the attachment of bacteria, aids in the filtration and removal of such wastewater contaminants as biological oxygen and excess carbon. सो एक तो ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को ताकि वो इसकी सरफेस के ऊपर अटैच हो सकें। दूसरा क्या करते हैं, these help in the filtration and removal of such wastewater contaminants जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है या एक्सेस कार्बन है, उसको रिमूव करने में ये जो पौधे होते हैं ये हेल्प करते हैं। आजकल बल्कि जो नई वेरी रीसेंट अप्रोच जो यूज कर रहे हैं उसमें वो पौधे, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कि अगर वो वाटर ऐसा है कि वो कंटेमिनेंट है उसमें, जिसकी वजह से पौधे को स्ट्रेस आ रहा है, पौधा प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर रहा, तो उसमें वो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी यूज करते हैं जो पौधे को हेल्प करते हैं टू ग्रो अंडर दो स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स may also be used, rather is being used in the wetland system these days. And this is particularly true for the constructed wetlands. So these wetlands may be natural or may be constructed, and these may be free water surface systems
वो जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स हैं, दोज मे बी फ्री वाटर सरफेस सिस्टम्स और मे बी सब सरफेस फ्लो सिस्टम्स। अब फ्री वाटर सिस्टम में क्या होता है, दिस इज सिमिलर टू ए नेचुरल मार्श। जो जोहर होती हैं ये गांव वगैरह में, उससे मिलता जुलता होता है ये, बिकॉज वाटर सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, और वाटर की जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होती है। एंड इट हैज फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स which may be present over there। इसमें ऊपर या सबमर्ज्ड प्लांट्स भी हो सकते हैं, पानी में डूबे हुए भी हो सकते हैं, और उसके ऊपर ऊपर भी। बहुत सारी जगहों पे आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं ऐसी जगह जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, वहां पे आप एक देखते हैं एक स्पेशल पौधा सा है वो जो ऊपर उसके ग्रो कर रहा होता है। सो these subsurface flow systems consist of channels or trenches with relatively impermeable bottoms filled with sand or rock media to support emergent vegetation। So, जो SFS है, subsurface flow system, उसमें क्या होता है, उसमें चैनल्स या ट्रेंचेस बनाई जाती हैं जो relatively इम्परमिएबल बॉटम होता है उनका। वहां पे क्या होता है, सैंड या रॉक मीडिया रखा होता है, ताकि अगर वहां पे कोई पौधे ग्रो करें तो ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। ड्यूरिंग वेटलैंड ट्रीटमेंट द वेस्ट वाटर इज यूजेबल to grow aquatic plants such as water hyacinths। ये स्पेशल प्लांट है जो आम नजर आता है आपको ये सड़कों की साइड पे जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहां पे। टू रेज फिश फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या आप उसको फिश ग्रो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, फिश रेज करने के लिए। द ग्रोथ ऑफ सच एक्वाटिक प्लांट्स प्रोवाइड्स एडिशनल ट्रीटमेंट फॉर द वाटर। पहले ही वो रिसाइकल्ड वाटर है, जब आप उसको वेटलैंड सिस्टम में लेके आते हैं तो उसको, उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो उसको एडिशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड आल्सो ए फूड सोर्स फॉर फिश एंड अदर एनिमल्स। और वहाँ पे जो फिश या दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए ये फूड के सोर्स के तौर पे भी काम करती हैं ये जो पौधे होते हैं। एंड सच एक्वाकल्चर सिस्टम्स however tend to require a great deal of land area। Of course self explanatory है कि of course अगर आप ऐसा सिस्टम बनाना चाहती हैं एक्वाकल्चर का जिसमें पानी में पौधे ग्रो करनी है, तो this requires a great deal of land area। तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए आपको, ठीक है। Moreover, the health risk associated with the production of aquatic animals for human consumption in this manner must be better defined। ये भी आपको ख्याल में रखना है कि वहाँ पे जो पानी है that is recycled water, if it contains certain contaminants, और आप वहाँ पे कोई एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो आपको देखना होगा कि उसमें कोई रिस्क तो नहीं है, उसमें कोई कंटेमिनेंट उस एनिमल के बॉडी में तो नहीं जा रहे, और आप उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप फिश यूज करें, आप फिश ग्रो कर रहे हैं और वो जो पानी है वो हैवी मेटल रिच हो, तो क्या होगा कि वो आपको देखना चाहिए फिर कि फिश में वो हैवी मेटल्स तो नहीं आ रही कि आप वो फिश यूज करें तो हैवी मेटल्स आप भी यूज कर रहे हैं। सो देयर हैज बीन इंक्रीजिंग interest in the use of natural systems for the treatment of municipal wastewater as a form of tertiary treatment। So जैसे मैंने पहले कहा था कि आजकल इंटरेस्ट इसमें लोगों का बढ़ रहा है कि वो नेचुरल सिस्टम को यूज करें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर एज अ फॉर्म ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। आर्टिफिशियल और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स हैव ए higher degree of biological activity than most ecosystems। जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करते हैं वेटलैंड्स, वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी नॉर्मली ज्यादा होती है, लिहाजा the transformation of pollutants into harmless products or essential nutrients for plant growth can take place at a rate that is useful for the treatment of municipal wastewater। तो इसलिए
क्योंकि वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है दूसरे सिस्टम्स के निस्बत, इसलिए वहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको हार्मलेस प्रोडक्ट्स में चेंज करना या एसेंशियल न्यूट्रिएंट उनसे हासिल करना फॉर प्लांट ग्रोथ, दैट कैन बी एट ए हायर रेट. Most artificial wetlands use reeds or bulrushes. These are special plants. Although floating aquatic plants such as water hyacinth and duckweed have also been used. ठीक है? So कोई भी इनमें से मोस्टली जो आर्टिफिशियल वेटलैंड्स हैं उनमें रीड्स या बुलरशेस को यूज करते हैं, लेकिन कुछ फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं जो ऊपर तैरते रहते हैं उनको भी यूज किया जा सकता है, जैसे वाटर हायासिंथ है, ठीक है, एंड डकवीड है. टू रिड्यूस पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद फ्लाइंग इंसेक्ट्स. अब क्या होगा जब वो ओपन सिस्टम है तो उसके ऊपर फ्लाइंग इंसेक्ट्स होंगे बहुत ज्यादा, तो फिर उनको अवॉइड करने के लिए सब सरफेस फ्लो वेटलैंड्स हैव आल्सो बीन बिल्ट. फिर वो सब सरफेस फ्लो वेटलैंड्स बनाते हैं जो जिनकी सरफेस एक्सपोज्ड नहीं होती है. In these types of wetlands, all of the flow of the wastewater is below the surface of a gravel bed, ठीक है, containing plants tolerant of water saturated soils. ठीक है. So इस केस में फिर क्या होता है कि ग्रेवल का एक बेड होता है और सब सरफेस में बिलो द सरफेस, और वहां पे पौधे ग्रो करते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो वाटर सैचुरेटेड कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं. यहाँ से आप ये देखें, दिस इज द कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड. These are the plants. A is the common aquatic plant used in constructed wetlands. ठीक है, जो common plants use होते हैं, you can see this is the water hyacinth, जो मैं कह रहा हूँ commonly आप देखते हैं, इस तरह के फूल भी लगे होते हैं रोड साइड पे, आप देखते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी ये तो बहुत कॉमन देखते हैं. देखा है आपने कभी? सर गौर नहीं किया. अच्छा, गौर किया करें ना, साइंस के स्टूडेंट्स गौर करते हैं कि ये क्या है साइड पे लगा. ओके, तो सर ये जो है इसकी एरेशन का नहीं प्रॉब्लम होगा? जी ये एक्वेटिक प्लांट्स है ना, तो एक्वेटिक इनको एरेशन का प्रॉब्लम नहीं ना होगा, इनकी प्रॉपर्टी है. और वैसे भी ये तो देखिए ये ग्रो कर रहे हैं ऊपर सरफेस के ऊपर, और फिर ये सबमर्ज्ड कंडीशंस एक्वेटिक में ग्रो करते हैं, तो इसका मतलब है इनमें एबिलिटी होती है, स्पेसिफिकली अडेप्टेड होती हैं ये उन कंडीशंस में ग्रो करने के. ठीक है जी सर. जी, ये देखें ये डकवीड है, ये वाटर हायासिंथ है, ये बलरिश है जो मैंने अभी आपको बताया था, ये कैटेल्स है. ये वो कुछ पौधे हैं जो वेटलैंड्स में यूज किए जाते हैं, और ये है हायासिंथ जो बहुत आम नजर आता है आपको. ठीक है, इवन अगर आप फैसलाबाद से लाहौर को ट्रैवल करें तो पहले जब हम ये जीटी रोड पे करते थे सफर, तो साइड्स पे बहुत जगहों पे, जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे वाटर लॉग कंडीशन है तो पानी खड़ा रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये आम है. कुछ लोग, मुझे नहीं पता ये ट्रू है या नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं ये संगाड़े होते हैं. आई डोंट नो इधर इन्हीं कहते हैं वो या कोई और है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है. ओके सो सर इसके इसके जो लीव्स हैं वो थोड़े से ठीक है ना? जी ठीक होती है, थोड़े ठीक होते हैं, सकुलेंट होती है जिसे कहते हैं. जी सर. So the principal remover and transformation mechanisms in constructed wetlands involved in contaminant reduction. So principal transformation mechanisms कैसे हैं, क्या हैं जिनके थ्रू ये जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स हैं ये कंटेमिनेंट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं. ठीक है, सो दैट मे बी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट देखें, अगर पानी में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स हैं तो फ्री वाटर सिस्टम में क्या होगा, देयर मे बी बायो कन्वर्जन बाय एरोबिक, फैकल्टेटिव एंड anaerobic bacteria on plant and debris surfaces of soluble DOD, adsorption and filtration. और सब सरफेस फ्लो में क्या होगा, बायो कन्वर्शन बाय फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन प्लांट एंड डेब्रिस सरफेसेस. ठीक है, और
फ्लोटिंग एक्वाटिक्स वो क्या है करते हैं जी, बायो कन्वर्जन बाय एरोबिक, फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन प्लांट एंड एवरी सरफेस। सो अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स हो तो ये मैकेनिज्म्स होंगे, अगर नाइट्रोजन हो उसमें पानी में तो ये मैकेनिज्म्स होंगे, अगर फास्फोरस हो तो ये काम करते हैं ये, अगर हैवी मेटल्स हो तो ये काम होता है, और अगर ट्रेस ऑर्गेनिक्स हो तो देयर मे बी वॉलेटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, सब सरफेस फ्लो में एब्जॉर्प्शन और बायोडिग्रेडेशन हो सकती है, और फ्लोटिंग एक्वाटिक्स में वॉलेटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और बायोडिग्रेडेशन हो सकती है, और अगर पैथोजेंस हो तो ये हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द मैकेनिज्म्स हाउ दीज वेटलैंड्स these help in in removing or reducing the contaminants from that recycled water. ठीक है, so this is all about the wetlands, जो हमारे पिछले ही चैप्टर का हिस्सा था जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, सो रिसाइकल वाटर ट्रीटमेंट में एक अप्रोच कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की भी हो सकती है। ठीक है, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, that is the domestic and indoor microbiology। ये बड़ी आप यहाँ आजकल तो आपको ये सारा आता ही है चैप्टर, क्योंकि ये कोरोना ने सबको इसमें ट्रेन कर दिया है। ओके, सो ये दो चैप्टर जो हमने अभी पढ़ने अभी कर रहे हैं हम, ये दो चैप्टर, ये तो आप लोगों को पहले ही से पता है, मीडिया ने बड़ा बता दिया आपको। सो फर्स्ट वन इज द urban and domestic microbiology. Okay, so 80% or more of all common infections, including colds, flu, skin infections, gastroenteritis, and diarrhea, these are acquired by exposure to our environment. So 80% कॉमन infections जो हैं, जैसे ये कोल्ड है, फ्लू है, स्किन इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है या डायरिया है, 80% या इससे भी ज्यादा जो है वो किस वजह से होती हैं? ड्यू टू आवर एक्सपोजर टू आवर एनवायरनमेंट। इन एडिशन, humans themselves that acquire an infection outside of the home can subsequently be a source of pathogens within the home. आप खुद भी हो सकता है कि आपके घर वालों में से कोई, जैसे आजकल बड़ी कॉमन एग्जांपल कोरोना की है, कि आपके घर वालों में से कोई बाहर से कोरोना को कैरी करे और वो घर में आ जाए और वहां से फिर वो सबको उससे अफेक्ट करे। ठीक है, सो आउटसाइड द होम आप इन्फेक्शन कैरी करें और अंदर ले आए, which can be a source of pathogens within the home. Once inside a home, pathogens can be transferred either via person-to-person contact or via person to fomite to person contact. फोमाइट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फोमाइट कहते हैं किसी भी सरफेस को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ तो मेरा जो कीबोर्ड है दैट इज ए फोमाइट, टेबल है दैट इज ए फोमाइट, दरवाजे का वो हैंडल है दैट इज ए फोमाइट। कोई भी सरफेस जिसके ऊपर पैथोजेंस स्टे करते हैं और वहां से वो फिर आगे ट्रांसफर होते हैं, उनको हम फोमाइट कहते हैं। ये भी हो सकता है कि एक पर्सन का कांटेक्ट हो दूसरे पर्सन के साथ, जैसे आपने हाथ मिलाया तो आपके हाथ के ऊपर वो पैथोजन थे वो दूसरे को ट्रांसफर हो गए, और वाया पर्सन फोमाइट पर्सन, आपके हाथों पे वो लगा हुआ था, आपने दरवाजा खोला हैंडल को पकड़ के, हैंडल को वो लग गए, बाद में जो बंदा आया उसने जब उस हैंडल को हाथ लगाया तो उसके हाथों को लग गए और ऐसे उसको ट्रांसफर हो गए। ठीक है, दिस इज पर्सन टू फोमाइट टू पर्सन कॉन्टैक्ट। सो हाउस होल्ड सोर्सेज ऑफ पैथोजेंस क्या हो सकते हैं? हाउस होल्ड सोर्सेज ऑफ पैथोजेंस, एयर की पहले हम बात करते हैं कि एयर में इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। सो माइक्रोबियल एयरबॉर्न पैथोजन, जिसको अपने जहन में रखें, जो एरो माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर भी पढ़ा था आपने। सो माइक्रोबियल एयरबॉर्न पैथोजेंस occur as bioaerosols and include bacteria,
viruses, molds, and spores. Molds, you know, are fungi. That includes species of Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, and Artemisia. And molds are highly prevalent in damp areas of homes, वो जहाँ पे नमी होती है निस्बतन. Since molds reproduce via spores that are easily being born, they can easily enter households via open doors or windows. ठीक है. So ये spores के थ्रू स्प्रेड होती हैं और आपके दरवाजे या विंडोज खुली हैं अगर तो उनके थ्रू ये आपके घर में एंटर हो सकती है. After landing, mold spores can colonize damp solid surfaces within 72 hours. So 72 घंटे के अंदर अंदर ये जो निस्बतन नमी वाली जगह होती हैं वहां पे जाके ये कॉलोनाइज कर जाती हैं और ग्रो कर सकते हैं वो जो स्पोर्स होते हैं. Once they are established, it is difficult to remove molds. ये उर्ली सी जिसे आप कहते हैं ना जो लग जाती है. And frequently absorbent materials such as ceiling tiles or carpets need to be replaced. और फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वो सीलिंग टाइल्स जो हैं वो रिप्लेस करनी पड़ती हैं, कारपेट्स को रिप्लेस करना पड़ता है अगर उन पे ये मोल्ड ग्रो कर जाए. House dust mites are microscopic organisms related to spiders and ticks. So spiders और ticks के जरिए ये house dust mites जो हैं ये आ सकते हैं. Allergens from dust mite species contribute significantly to seasonal allergies and asthma. ठीक है. बाज लोगों को सीजन की एलर्जी होती है जी, इस मौसम में मुझे हमेशा एलर्जी हो जाती है या सांस का मसला हो जाता है. So that comes from the feces of dust mite. Approximately 20 million Americans are allergic to dust mites, which are ubiquitous and cause serious problems in approximately half of all US homes. मतलब ये कम ज्यादा होते रहता है ये वाला इशू जो है. ठीक है. डस्ट माइट की एलर्जी तकरीबन 20 मिलियन लोगों में ये होती है और तकरीबन half of all US homes those are contaminated or those have this issue of dust mites, जिसकी वजह से उसके जो inhabitants हैं उनको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है. In any given year, up to 50 million Americans, 50 million का मतलब है 5 करोड़, 50 million Americans contract the flu and an average of 20,000 to 40,000 die each year. So ये कोरोना से पहले भी अमेरिका में ये इशू था फ्लू का, तो उन लोगों को फ्लू बहुत होता था. 20,000 से 40,000 अमेरिकन जो हैं हर साल फ्लू की वजह से मर जाते हैं. And exposure to such pathogens can occur directly from humans through a sneeze or cough, or indirectly due to showering or toilet flushing. ठीक है. So ये sneeze करने की वजह से, खांसी की वजह से, ये showering की वजह से या toilet flushing की वजह से ये पैथोजेंस जो हैं ये क्या कहना चाहिए ट्रांसपोर्ट होते हैं या एक्सपोज होते हैं, दूसरे लोग इसको एक्सपोज होते हैं. होम ह्यूमिडिफायर्स are frequently a breeding ground for bacteria, protozoa, fungi, and have led to the use of the term humidifier fever. जैसे ये हमारे कूलर यूज करते हैं, डेजर्ट कूलर घरों को ठंडा रखने के लिए, तो वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकते हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई जो है वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. ये हमने बात की जो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. और जो फूड के थ्रू होते हैं, it is estimated that there are about 47 million cases of foodborne illness every year in the United States. So क्योंकि हम लोगों के पास डेटा सर्टिफाइड है, सो इस वजह से हम उनकी एग्जांपल दे रहे हैं. हमारे यहाँ तो प्रॉपर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेड डेटा नहीं है ना. सो तकरीबन 47 मिलियन केसेस एक साल में अमेरिका में फूड बॉर्न इलनेस के रिपोर्ट होते हैं कि जो फूड की वजह से
कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैनी कॉमन फूड्स brought into homes routinely contain human pathogenic microbes including salmonella, campylobacter, listeria monocytogenes, staphylococcus aureus and E. coli। ठीक है, ये वो कुछ पैथोजेंस हैं जो फूड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं घर में। Salmonella is often found in poultry and seafood, often in association with Campylobacter। So उसमें सैल्मोनेला भी हो सकता है पोल्ट्री और सी फूड में, और कैम्पिलोबैक्टर भी हो सकता है। Listeria can be found in a variety of foods including raw milk, cheese, ice cream, raw vegetables, poultry, and smoked fish। E. coli O157-H7, it's a special type of E. coli. An enterohemorrhagic strain of E. coli causes the acute disease hemorrhagic colitis disease का नाम है, which can even be fatal, जो बहुत खतरनाक हो सकती है। This strain of E. coli has been associated with undercooked hamburger। ठीक है, लिहाजा इसीलिए कहते हैं मीट वगैरह या इवन वेजिटेबल्स भी, सभी चीजें जो है पूरी तरह से कुक करके खानी चाहिए, या एटलीस्ट उन्हें कुछ अरसे के लिए पानी में डिप करके रखना चाहिए। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल, जैसे ये आप कुकम्बर वगैरह ले रहे हैं अगर, तो उसे कुछ देर के लिए, या स्पाइनिच है तो उसे पानी में भिगो के रखें कुछ देर के लिए, बाद में उसे अच्छी तरह वॉश करके फिर पकाएं प्रॉपरली और ठीक करें। All of these food products can result in human infections within households via two mechanisms। So human में infection कैसे करते हैं ये जो food products हैं? One is the contamination of human hands and fomites during food preparation। जब वो आप फूड तैयार कर रहे हैं, जैसे गोश्त लेके हैं उसको साफ सुफ कर रहे हैं, या सब्जी लेके हैं उसको काट कूट रहे हैं, तो क्या होगा, आपके हाथ कंटेमिनेट हो जाते हैं। या वो जो कटिंग बोर्ड होता है, आपको ज्यादा पता होगा, रीजा को फीमेल्स जो यूज करती हैं वेजिटेबल वगैरह कट करने के लिए, ठीक है, वो कंटेमिनेट हो जाएगा इसके साथ, जो भी उसमें पैथोजेंस हैं। Then the consumption of raw or undercooked food stuff। आप raw या undercooked food stuff यूज करते हैं, तो उससे ये पैथोजेंस जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं। Contamination of fomites can subsequently result in further contamination of other fomite surfaces, particularly in the kitchen। आपने उसी कटिंग बोर्ड पे पहले से फॉर एग्जांपल मीट लेके आए हैं, आपने उसी कटिंग बोर्ड पे रख के मीट को काटा है, और बाद में उसी पे रख के आप स्पाइनेच या पोटैटो को काटने लग गई हैं, तो क्या हुआ है कि आप वो पैथोजन ट्रांसफर कर रही हैं उसको। अब वो कटिंग बोर्ड फॉर्माइट हो गया, तो नेक्स्ट आप उस पर जो भी चीज रखेंगी तो वो कंटेमिनेटेड हो जाएगी इससे। ये फूड की बात हो गई। अब वाटर से कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? इन डेवलप्ड कंट्रीज वाटर इज ट्रीटेड एट पब्लिक यूटिलिटीज and supplied to homes via utility distribution system, although water is disinfected prior to entering distribution system। ठीक है, although वहां पे वो वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजने से पहले, लेकिन still these are a source of microorganisms that humans are exposed to on a daily basis, but they appear to be no threat to normal healthy individuals। लेकिन आमतौर पे क्योंकि उन्होंने उसको डिसइंफेक्ट किया होता है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर होते भी हैं तो थोड़े होते हैं पैथोजेंस। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत है। हमारे यहाँ तो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पानी आ रहा है उसको पीने का आप सोच भी नहीं सकते। वो कहीं पे वो उसमें सीवरेज वाटर मिक्स हो रहा है, कहीं पे उसको डिसइंफेक्शन की ट्रीटमेंट मेरा नहीं ख्याल कहीं पे की जाती है। ज्यादा से ज्यादा शहरों में वो भी क्लोरीनेशन वो कर लेती हैं, अदरवाइज ये डिसइंफेक्शन किसी और चीज से या प्रॉपर डिसइंफेक्शन, क्लोरीनेशन भी कभी होती है कभी नहीं होती है। ठीक है, सो ये वाटर जो है ये भी एक सोर्स हो सकता है। जनरल ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन such as sulfate reduction and nitrification have been identified in tap water। So
सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया और नाइट्रिफिकेशन का इशू जो है वो टैप वाटर में रिपोर्ट किया जा चुका है। Organisms that grow in the distribution system, Legionella pneumophila and Acanthamoeba species are the only ones that are commonly associated with illness. ये हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, वहाँ पे ये एडवांस्ड कंट्रीज में हमने कहा था कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ग्रो कर सकते हैं वो ये हैं, एक लेग्योनेला और दूसरा कैंथोमीबा, जो कि कॉमनली कोई प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इतना सीरियस पैथोजन में नहीं बचता है। Legionella is associated with respiratory illness from exposure to warm water via showers, hot tubs, air humidifiers, and water fountains. Acanthamoeba infections are associated with persons who use tap water to wet their contact lenses. So वो जो टैप वाटर से अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को साफ करते हैं, उनमें ये Acanthamoeba infection हो सकती है. Both of these organisms grow in biofilms, and Legionella can actually grow inside Acanthamoeba, which protects it from the action of chlorine. So जो Legionella है वो अमीबा के अंदर ग्रो करती हैं, so इस वजह से ये क्लोरीनेशन अगर कर भी रहे हैं तो उससे बच जाता है. अब फोमाइट का क्या रोल है? हमने देखा कि पहले हमने कहा जी कि कांटेक्ट का क्या रोल है, सरफेस पर हमने फोमाइट का कहा, सॉरी फूड का, वाटर का और एयर का, तीनों का हमने देखा कि कैसे वो पैथोजेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं. अब हम बात करने लगे फोमाइट्स की. सो व्हाट इज द रोल ऑफ फोमाइट इन डिजीज स्प्रेड? In most discussions of disease spread, fomites have been overlooked as agents of transmission, and we continuously come into contact with a wide range of surfaces that may serve as vehicles or reservoirs of pathogenic microorganisms. So आम तौर पे हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज सोर्स ऑफ व्हीकल, कि जो व्हीकल का काम करते हैं, कि ट्रांसपोर्ट करते हैं पैथोजन को एक से दूसरी जगह, या रेजरवायर का काम करते हैं कि उस जगह पे पैथोजन पड़े रहती हैं, जब कोई दूसरा बंदा लगाता है उसको हाथ तो वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं. फोमाइट्स कैन इंक्लूड डोर नॉब्स, सिंक टैप्स, वहां पे बेसन के ऊपर जो टूटी लगी होती है, कटिंग बोर्ड्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स द टॉयलेट सीट. What is often perceived to be person-to-person spread is actually person-fomite person spread. So आम तौर पे हम जो person-to-person spread की बात करते हैं, वो एक्चुअली ये person-fomite person spread ही होता है, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब हम कहते हैं कि वो स्प्रेड हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई फोमाइट लाजमी दरमियान में आ रहा होता है, कोई सरफेस आ रही होती है. For example, rhinovirus, the cause of the common cold, is readily transmitted by contact with virus-contaminated fingers brought to the nose or eyes. क्या उंगलियां जो वायरस कंटेमिनेटेड है वो आंखों को लगाएं या नाक को लगाएं तो क्या हुआ, वहां पे वो वायरस ट्रांसफर हो जाता है. Fomites can also result in cross-contamination from foods when raw meat contaminates a cutting board or a food handler, and then other foods such as spinach are prepared on the same board and become contaminated and consumed raw. ठीक है, मैं ऑलरेडी ये मिसाल आपको दे चुका हूँ. Good hygiene practices have been shown to significantly reduce fomite transmission of pathogens. So मैंने पहले शुरू में कहा था ये चैप्टर के कि ये कोरोना ने हमें बड़ी अच्छी तरह से ये चीजें समझा दी हैं. सो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस फोमाइट ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में सिग्निफिकेंटली रोल प्ले कर सकती हैं. These practices include hand washing,
use of hand sanitizers, cleaning and use of disinfectants. The importance of hand hygiene was demonstrated more than 100 years ago by Dr. Ignaz Semmelweis, an Australian-Hungarian physician who in 1847 discovered that the incidence of child bed fever, name of a disease, could be drastically reduced by hand washing. कि ये जो डिजीज थी चाइल्ड बेड फीवर, ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस की जा सकती है अगर आप हैंड वॉशिंग की हैबिट अडॉप्ट कर लें. Numerous studies have demonstrated that 30 to 50% reduction of illness can occur by providing adequate hand washing facilities and by encouraging good hand washing practices. Changes in lifestyles in the 21st century have increased our interactions with our indoor environment. This has increased the potential for fomite transmission of pathogens, जिसकी वजह से इंडोर इन्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, वहां पे इंटरेक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से फोमाइट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस का चांस बढ़ गया है. वी वर्क इन एवर लार्जर बिल्डिंग, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जैसे ये फ्लैट सिस्टम होता है तो उसमें ज्यादा लोग रहते हैं, तो फोमाइट ट्रांसमिशन का चांस ज्यादा होता है. वैकेशन इन लार्जर होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड क्रूज शिप्स, हर किसी की कोशिश है कि मैं बड़े होटल में जाके रहूं या रिजॉर्ट में रहूं या क्रूज शिप में रहूं. वहां पे फिर ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोगों के हाथ लगेंगे, ज्यादा चांसेस होंगे कि वहां पे वो फोमाइट जो है कंटेमिनेटेड हो. विजिट स्टेडियम्स ऑफ इंक्रीजिंग साइज, हम बड़े स्टेडियम में जाके मैच देखना चाहते हैं. विजिट हेल्थ केयर सेंटर्स रादर देन फिजिशियंस ऑफिसेज, हमारी कोशिश होती है हेल्थ केयर सेंटर पर जाएं बजाय इसके कि एक अकेले डॉक्टर को जाके मिलें. फ्लाइंग एवर लार्जर प्लेन्स, बड़े बड़े जहाज़ों में हम सफर करना चाहते हैं तो उसमें पैसेंजर्स भी ज्यादा होंगे. एंड शॉप इन लार्ज इंडोर शॉपिंग मॉल्स, जैसे कि एक छोटी दुकान से बाहर खड़े खड़े कुछ खरीद लें. आजकल अब ट्रेंड है कि आप बड़े मॉल में जाते हैं, सुपर स्टोर्स में जाते हैं. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड शेयरिंग ऑफ फोमाइट्स. सो इनकी वजह से फोमाइट्स की शेयरिंग का चांस ज्यादा हो जाता है. Noroviruses provide an example of a virus easily spread by fomites that has resulted in the cancellation of vacation cruises and the closure of schools, hotels, gambling, casinos, summer camps, and hospital emergency rooms. इनको आप ये नोरोवायरसेस को छोड़ें, आप कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लें, हर चीज बंद हो गई है. ठीक है. So closure of schools, hotels, casinos, summer camps, hospital, emergency, everything has been closed. This has created a need for a better understanding of pathogens spread by fomites and effective means for their control. Enteric respiratory and dermal pathogens, जो एलर्जी वगैरह काज करते हैं, have the greatest potential to be spread by fomites because they are released into the environment in large numbers via infected individuals. ठीक है, infected individuals ये पैथोजन रिलीज करते हैं और वहां से वो फिर दूसरे लोगों को स्प्रेड हो सकते हैं. Even blood-borne viruses can be spread by fomites. For example, an outbreak of hepatitis B virus was traced to computer cards, which infected small cuts when handled. ठीक है. Blood-borne viruses जैसे हेपेटाइटिस है, आपके कहते हैं ये जो बार्बर होता है या डेंटिस्ट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बार्बर की ही अगर आप एग्जांपल दे दें तो क्या है कि उसने किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट को उसको यूज किया है रेजर को, तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा और उसी रेजर को उसने बाद में एक हेल्दी पर्सन को ग्रो कर दिया, दोनों को कट लगा तो वो ब्लड में वो ट्रांसफर हो गया. ठीक है. इसी तरह से जो आप ये आमतौर पे लोग प्रेफर करते हैं कि जी बाजार गए हैं होटल वगैरह में खाना खाने, तो लोग कहते हैं जी फ्रेश सैलड दे दें.
हालांकि उसमें एक रिस्क होता है। जिसने उस सैलड को काटा है, अगर वो हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड था, तो हो सकता है उसको काटते हुए उसके हाथ उंगली से तो खून निकल आया और छुरी लग गई हो और वो ब्लड जो है ट्रांसफर हो गया हो टू दैट सैलेड, और उसकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं हुई बाद में, और वो वैसे ही आपको सर्व कर दिया गया, तो हेपेटाइटिस के वायरस आपके पास चले गए। तो प्लैनेटार वार्स फॉर विच papovirus is responsible are generally contracted by walking barefoot in swimming areas, gyms, barracks, or other public places. Some protozoa such as Giardia and Cryptosporidium may also be spread by this route, especially among young children. ठीक है, आप स्विमिंग एरिया में, जिम्स में, बैरक्स में, दूसरी पब्लिक प्लेसेस में नंगे पांव फिरते हैं, तो वो आपके पैरों के थ्रू आपको ट्रांसमिट हो सकती हैं। So this is the role of fomites in respiratory disease transmission. So you know this corona, COVID is also a respiratory disease. So what happens is, what is the role of fomites in respiratory disease transmission? So pathogens enters household and is transferred into fomites. So somehow or the other, आपका कोई फैमिली मेंबर इन्फेक्टेड था या बाहर से कैरी किया, उसने आके बाहर से आया, आते ही उसने हाथ ही जो है वैसे कंप्यूटर पे काम करने लग गया, लग पड़ा, तो क्या होगा कि वो आपके कीबोर्ड जो है दैट is transformed to a fomite, वो contaminated हो गया. So persons picks up pathogen by contact with the contaminated fomite. ये मोहतरमा बाहर से आई, इन्होंने इसको इन्फेक्ट किया, अब आपने बैठ के उस पर काम शुरू कर दिया, तो आप यू कैन गेट कंटेमिनेटेड, हालांकि लेके ये आई. Now person who touches nose or eyes with contaminated fingers and becomes infected. ठीक है, ये चीजें आप बड़ी अच्छी तरह से आजकल हर बंदा जानता है. So sick person sneezes, coughs, and pathogens are aerosolized or hands become contaminated. ठीक है, so इस तरह से वो फोमाइट जो है वो डिजीज की सप्रेशन में रोल प्ले कर, स्प्रेड में रोल प्ले कर. फॉर एग्जाम्पल, these are the objects involved in transfer of microorganisms in the household. So these may be the hands, the disseminators, the hands, washing machine, sponge और mop जो आप सफाई वगैरह के लिए यूज करते हैं. In general categories of fomites are reservoirs such as toilets, sinks, drains, clothing. These generally have high level of contamination, including enteric bacteria, and have the potential environment for bacterial multiplication. वहाँ पे अगर पैथोजन एक सम और भी अगर आ गया, तो वो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता है और वहाँ पे स्टे कर सकता है. Reservoirs, disseminators. Cleaning tools such as sponges, dishcloths, vacuum cleaners, and mops on which there can be high level of contamination and the potential exists for bacterial multiplication. However, in addition, the potential exists for direct transfer of this contamination to surfaces whenever these items are used. Then hand and food contact surfaces such as kitchen counters, cutting boards, faucets, handles, laundry, or fabrics on which there may be lower levels of contamination, but still the potential for the presence of pathogens, together with the constant potential for cross-contamination to other crucial surfaces such as high-risk food that are eaten raw or the hands. Okay? So these are the fomites. So fomites, the role in disease spread, occurrence of pathogens on fomites. Fomites पे ये pathogens होते कैसे हैं, कैसे ये वहाँ पे स्प्रे करते हैं.
fomites may become contaminated with pathogens by direct contact with bodily excretion or secretions, such as mucus, saliva, blood, or feces. Fomites may also serve as a site for the replication of a pathogen, as in the case of enteric bacteria in household sponges or dishcloths. It was found that in households with 2 children with influenza infection, influenza virus could be found on more than 50% of common fomites, such as phones, TV remotes, faucets, and doorknobs. अगर किसी घर में 2 बच्चे हों, ठीक है, जिनको इन्फ्लुएंजा की इन्फेक्शन हुई हो, तो घर में तकरीबन 50% फोमाइट्स जो हैं, 50% जो जगह हैं, बल्कि मोर देन 50% जो हैं, वो इस इन्फ्लुएंजा के वायरस से इन्फेक्टेड होती हैं। जैसे फोन है, बच्चे ने किसी न किसी ने उसको फोन को हाथ लगाया तो फोन इन्फेक्टेड होगा, या उसके पास बैठे उसने स्नीज किया है। टीवी रिमोट्स को बच्चे यूज करते हैं, फॉसेट्स हैं या डोर नॉब्स हैं। ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, जैसे आजकल आउटब्रेक है कोरोना की, नोरोवायरस हैज बीन डिटेक्टेड ऑन टॉयलेट फ्लश हैंडल्स, गैम्बलिंग चिप्स एंड डोर नॉब्स। आपको याद, आपको शुरू में जब पहली वेव थी ये इसकी कोरोना की, इटली में जब बहुत ज़्यादा फैला था, तो बाद में डिटेक्ट हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा जो हो रहा था, वो उसकी वजह क्या थी कि उनके शूज़ के थ्रू वो अंदर ट्रांसफ़र हो रहा था। So enteric bacteria such as Salmonella have been detected in likely places such as toilets, but also in household kitchen sinks, diaper hampers, vacuum cleaner dust, and cleaning tools such as sponges, dishcloths, and mops. Public toilets have been shown epidemiologically to be responsible for outbreaks of Shigella, Salmonella, Hepatitis A virus, and Norovirus. So, कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक टॉयलेट्स ना ही इस्तेमाल किए जाए। Persistence of pathogens on fomites. ये फोमाइट पे persist कैसे करते हैं pathogens? The persistence of a pathogen on a fomite is dependent on a number of factors. The rate of drying and temperature are the most important factors controlling survival. The type of surface also may play a role, but a clear answer is not currently available because the efficient recovery of the organism from the different surfaces have not yet been determined. So surface का भी रोल हो सकता है, although इससे proper evidences अभी नहीं मिले। Transfer of pathogens. Transfer कैसे होते हैं pathogens? So the transfer of pathogens from an infected host to a fomite and pathogen transfer to a susceptible host are also important in understanding transmission. Clean hands can readily become contaminated when objects or surfaces are touched or handled. The reverse is also true. ठीक है? So ये भी हो सकता है कि आपके हाथ तो साफ है, लेकिन सरफेस को जब आपने टच किया, ऑब्जेक्ट्स को टच किया, तो आपके हाथ वो सरफेस कंटेमिनेटेड थी, आपके हाथ उससे कंटेमिनेटेड हो गए। और इसका उलट भी हो सकता है कि आपके हाथ कंटेमिनेटेड थे और आपने क्लीन सरफेस को टच किया, तो आपने उसको कंटेमिनेट कर दिया। Higher bacterial transfer rates from fomites to the hand have been observed with hard, non-porous surfaces than with porous surfaces. ठीक है? So जो porous surfaces होती हैं, ये देखा गया है कि जो hard, non-porous surfaces हैं, उनमें bacterial transfer rate from fomite to the hand have been ज्यादा होता है हार्ड सरफेसेस से कंपेयर्ड विद द पोरस सरफेसेस। ठीक है? एंड दैट्स इट। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, इससे पहले कि मैं अगला टॉपिक शुरू करूं।
If you have any question, you can ask. सर अगर सैनिटाइजर लगा हुआ है हाथों को हाँ जी। और उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह आ गए तो इसका मतलब है अब दोबारा कंटामिनेटेड हो गया वो? जी, कुछ टाइम तक के लिए तो वो उसको किल करेगा, इफेक्टिव होगा, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स कंटेमिनेटेड हो गया। जी सर। एक दफा आपने सुबह सैनिटाइजर लगा लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो शाम तक कोई चीज उसके आपके हाथों को लगेगी नहीं। सो इसीलिए जी सर। जब आप से सर और आप कंप्यूटर पे सर काम, जी एक मिनट, आप कंप्यूटर पे आप काम, स्लाइड्स कीबोर्ड यूज करने हैं, उससे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें, ताकि अगर आपके हाथ ऑलरेडी कंटेमिनेटेड हैं तो वो कीबोर्ड को कंटेमिनेट ना करें। उसके बाद जब आप काम कर लें तो फिर अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें, ताकि अगर कीबोर्ड पहले से कंटेमिनेटेड था तो आपके हाथ कंटेमिनेट हुए हैं तो वो क्लियर हो जाए। जी, अब आप मुझसे क्या करें? जी सर। सर और स्लाइड्स मिल जाएंगी अगर आप LMS पे अपलोड कर दें? नहीं, अल्लाह तो इस पे आती नहीं है ना, जो फाइल साइज बड़ा होता है। आपको सर उससे बेहतर ऑप्शन मिल रही है, आप जितनी बारी मर्जी से सुनते हैं। सर मैंने ना प्रिंट निकलवा के, मुझसे ना स्क्रीन पे नहीं पढ़ा जाता, तो मैंने ना प्रिंट निकलवा के पढ़ना था इनका। सिर्फ आपकी अपनी साइंस है कि इससे आप प्रिंट कैसे निकाल सकती हैं यूट्यूब से, लेकिन उस पर पॉसिबल नहीं है, वहां पे जाती नहीं है ना। मैंने पिछली दफा उस पर किया था तो मुझे हर चैप्टर को दो दो हिस्से बनाने पड़े थे। तो सर आप मेल तो कर सकते हैं? मेल की इतनी बड़ी मेल कैसे जाएगी, हर दफा एक चैप्टर आपको किया करो। जी सर। ये पढ़े हैं आप, लोग तरस रहे हैं कि हमें लेक्चर मिल रहा है वहां से जब मर्जी हम सुन लें, और आप सर ये तो फायदा है ही, लेकिन ना ये कि मैंने प्रिंट निकलवाना था, बाद में कम्प्रीहेंसिव में भी पढ़ने हैं हमने। कंप्रीहेंसिव में नोट्स नहीं पढ़ने आपने कंप्रीहेंसिव में, बल्कि अभी जी आपको साथ में बुक पढ़नी है। मैंने जी सर, दोनों से आपको एक कंसल्ट बात, करना पड़ेगा। मैंने शुरू में भी आपको एक बात कही थी कि मैं यहाँ पे आउटलाइन डिस्कस करता हूँ, डिटेल्स नहीं डिस्कस करता। और एटलीस्ट पीएचडी की क्लास में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उस चीज को बुक में से जरूर पढ़ेंगे। और दिस देखें, पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए एक टिप है, आइडियल काम पता क्या होता है, जब आपका कंप्रीहेंसिव होना होता है उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बुक पढ़ सकें। जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे हम ये करते थे, जब हम कोर्स पढ़ते थे उसके साथ साथ हम बुक कंसल्ट करते थे, और बुक कंसल्ट करके हम उस वक्त हर बुक के नोट्स बना लेते थे रेलेवेंट। बाद में जब एग्जाम का टाइम आता है कंप्रीहेंसिव का, उस वक्त हम वो नोट्स देखते थे तो हमें फौरन रिकॉल हो जाता था कि ये बुक में ये चीजें। तो अगर आप उस वक्त जाके पेंडिंग करेंगे इसको कि बुक उस वक्त पढ़नी है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर आप साथ साथ में बुक को कंसल्ट करेंगे तो आपको चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, आप रिटेन भी ज्यादा कर सकेंगी, और उस वक्त आप उसको रिकॉल भी ज्यादा इजीली कर सकेंगे। और अगर आप सिर्फ नोट्सों पे रहेंगी, ये जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं कि इन पे ही रहना है, तो देन देयर कैन बी प्रॉब्लम। अगर आपने पढ़ी 3 लाइनें हैं तो 3 में से 2 भूल गई तो काम हो गया ना। अगर आपने 12 लाइनें पढ़ी हैं तो 12 में से 3 तो याद रह ही जाएंगी। ठीक है, जी सर। चलें। जी सर। ओके, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे। वी आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट दी, क्या कहना चाहिए, कोर्स। एक दो चैप्टर रह गए हैं हमारे, ये है, ये भी आज हम इंशाल्लाह इसे भी खत्म कर देंगे डिसइंफेक्शन को। उसके बाद हमारा आएगा अगला जो होगा चैप्टर, 2 चैप्टर हमारे मेरे ख्याल में रह जाएंगे इसके बाद, एक रिस्क असेसमेंट, और फाइनल वन इज द माइक्रोबियल इश्यूज इन द कमिंग सेंचुरी और इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करते हैं डिसइंफेक्शन की। ये भी ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो ऑलरेडी आपने आजकल बड़ा आपको पता है कि डिसइंफेक्ट किया है जी मैंने, या सैनिटाइज किया है जी मैंने, तो क्या होती है ये डिसइंफेक्शन। Okay, so disinfection is the destruction or prevention of growth of microorganisms
which is essential for the control of infectious disease transmission and preservation of foodstuffs and biodegradable materials. ठीक है, सो कैसे करते हैं डिसइंफेक्शन? कॉमन नाम ये थे, आजकल अनपढ़ बंदे को भी पता है डिसइंफेक्शन क्या है. सो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय हीट. हीट क्या करती है? It is used to kill or inactivate the pathogens by denaturation of essential proteins like enzymes or viral capsids and nucleic acids. So इस तरह से हीट जो है वो डिसइंफेक्शन का करती है कि वो जो इसेंशियल प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स और वायरल कैप्सिड्स, उनको किल कर देती है या इनएक्टिवेट कर देती है. सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड्स को किल कर देती है. Chemicals, how they are used for disinfection, these can kill organisms or prevent their growth, including destruction of membranes and cell walls, and interfere with enzymatic action. ठीक है, सो केमिकल्स कैसे डिसइंफेक्शन काज करते हैं कि ये उनकी ग्रोथ रोकते हैं, उनकी मेम्ब्रेन या सेल वॉल को डैमेज करते हैं, and interfere with enzymatic action और एंजाइम एक्शन में इंटरफियर करते हैं. फिल्ट्रेशन कैसे डिसइंफेक्शन में रोल प्ले करती है? इट कैन रिमूव द ऑर्गेनिजम्स फिजिकली बाय साइज एक्सक्लूजन. तो साइज की थ्रू आप इस साइज के फिल्टर यूज करते हैं कि उसमें से जो पैथोजन हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो गुजर ही नहीं सकते. तो जो फिल्ट्रेट होता है दैट इज फ्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी पे काम कर रही हैं या करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि जो आप ऑटोक्लेव नहीं कर सकते. तो ऑटोक्लेव आप करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. सो उनको आपने जब स्टरलाइज करना होता है तो फिर उस वक्त आप फिल्टर स्टरलाइजेशन करते हैं कि आप उसको एक स्पेसिफिक फिल्टर के थ्रू पास करते हैं जिससे उसमें से जो भी कंटेमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो निकल जाते हैं. UV लाइट एंड गामा रेडिएशन को यूज किया जा सकता है which acts directly on nucleic acids, जो न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर देती है. These are the mechanisms of inactivation used by common disinfectants. वही जो बात मैंने अभी की है. So for example, अगर सेल वॉल को आप टारगेट कर रहे हैं तो कौन सा एजेंट आप यूज कर सकेंगे? यू कैन यूज एल्डिहाइड्स और एनोनिक सर्फेक्टेंट्स. और होता क्या है कि these interact with NH2 groups and anionic surfactants they cause lysis. अगर आपका टारगेट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है तो एजेंट आप कौन सा यूज करेंगे? क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स और बाइगुआनाइड्स और हेक्साक्लोरोफीन्स. और इनका इफेक्ट क्या होगा? लीकेज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल. अगर आप न्यूक्लिक एसिड्स को टारगेट करना है तो आप डाइज को यूज करेंगे, एल्किलेटिंग एजेंट्स को यूज करेंगे, आयोनाइजिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करेंगे. और क्या होगा? ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, क्रॉस लिंकिंग, बाइंडिंग ऑफ एजेंट्स टू न्यूक्लिक एसिड्स. और अगर आप एंजाइम या प्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं तो आप मेटल आयंस को यूज कर सकते हैं लाइक सिल्वर और कॉपर, एल्काइलेटिंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं. अगर आप मेटल आयंस को यूज करते हैं तो दीज कैन बाइंड टू SH ग्रुप ऑफ एंजाइम्स. अगर एल्काइलेटिंग एजेंट्स को यूज करते हैं तो दीज कैन कंबाइन विद DNA और RNA. और अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं तो दीज कैन डैमेज bacterial cell membrane or damage proteins and nucleic acids. So there are some basic terminology which are used in this regard. For example, what is sterilization? Sterilization, a process, physical or chemical, that destroys or kills all organisms. This is called as sterilization. And what is a sanitizer? आजकल बहुत यूज करते हैं आपको. An agent that reduces the number of bacterial contaminants to safe levels as judged by public health requirements. Safe level में इसको ले जाते हैं जो public health requirement के लिए चाहिए होता है.
What is disinfectant? Physical or chemical agent that destroys disease causing or other harmful microorganisms but does not necessarily kill all microorganisms. इन्फेक्शन काज करने वालों को मारता है लेकिन सब ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारता है. What is bacteriostat? A chemical agent that prevents the growth of bacteria but does not necessarily kills them. उनको ग्रो नहीं करने देता लेकिन मारना लाजमी नहीं है. So a concept which is used in disinfection is thermal destruction. So thermal destruction of microorganisms has been studied in great detail by the food industry because of the importance of this process in killing pathogenic bacteria and preventing foodborne spoilage. ठीक है जी. So pathogenic bacteria को मारने के लिए या foodborne spoilage रोकने के लिए, कि foodborne spoilage का मतलब है कि वो food spoil हो जाती है due to the growth of certain pathogens. The thermal death of microorganisms is generally considered a first order relationship that is linear with time. फर्स्ट ऑर्डर रिलेशनशिप यही होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे आप हीट बढ़ाएंगे, हीट का टाइम हीट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हीट या टाइम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसकी डेथ रेट भी बढ़ता जाएगा. द थर्मल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज जनरली कंसिडर्ड ए फर्स्ट ऑर्डर रिलेशनशिप दैट इज लीनियर विद टाइम. आप ज्यादा देर तक हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो ज्यादा ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे. डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. The time necessary to kill a given number of organisms at a specific temperature is called the thermal death time. So thermal death time क्या है कि thermal death time है कि एक खास टेम्परेचर पे कितनी देर तक आप उस ऑर्गेनिज्म को रखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म मर जाए, उस टाइम को हम थर्मल डेथ टाइम कहते हैं. ठीक है. Spore forming bacteria such as Bacillus and Clostridium are the most resistant to heat inactivation. ठीक है. जो भी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होती हैं, जैसे कि मिसाल है बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम की, ये जनरली ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टू हीट इनएक्टिवेशन को. एंटेरिक वायरसेस आर द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट फॉलोड बाय द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बाद एंटेरिक वायरसेस जो हैं ये ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं. और पर्वो वायरसेस आर अमंग द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट वायरसेस. ये वो वायरसेस हैं जो सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट हैं. So in addition to the type of microorganism, factors that influence TDT, thermal destruction time in foods, include water, fat, salts, sugars, pH and other substances. ये वो फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अलावा ये फैक्टर्स हैं जो टीडीटी को अफेक्ट करते हैं. टीडीटी ऑफ सम फूडबॉर्न एंड waterborne pathogens ये हैं जी. फॉर एग्जांपल कैम्पिलोबैक्टर, टेम्परेचर सेंटीग्रेड पर टाइम इन मिनट्स 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट. ठीक है. इस तरह से ये डिफरेंट टर्म दिया है कि उनका टीडीटी क्या है, पर मिनट या पर टाइम जो भी है. हेपेटाइटिस ए वायरस को अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 10 मिनट तक रखें तो तब वो मरता है. रोटा वायरस को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक रखें तो तब वो खत्म होता है. ठीक है. सो लाइक दैट the heat resistance of microbial cells increases with decrease in humidity or moisture. ठीक है. सो जितनी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कम होगी उतनी ही हीट रेजिस्टेंस ज्यादा होगी.
So dry microbial cells are considerably more heat resistant than moist cells of the same type because protein denaturation occurs at a higher rate with heating in water than in air. ठीक है कि अगर आप वाटर में हीटिंग करें तो प्रोटीन की डीनेचुरेशन जो है वो ज्यादा होती है कंपेयर विद कि अगर आप उसको एयर में करें. ठीक है. सो the dried microbial cells are considerably more heat resistant than moist cells of the same type. क्यों? मैंने अभी बताया because protein denaturation occurs at a higher rate. क्योंकि प्रोटीन की डीनेचुरेशन ज्यादा तेजी से होती है विद हीटिंग इन वाटर. अगर आप मॉइस्ट कंडीशन में से हीट करें देन इन एयर कंपेयर्ड विद कि आप उसको ड्राई कंडीशन में हीट करें. The presence of fats and salts increases the heat resistance of some microorganisms. अगर फैट्स या साल्ट्स हों तो वो हीट रेजिस्टेंस कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज कर देते हैं. And for this reason, magnesium chloride is added to poliovirus vaccine to aid in extending its useful life. So पोलियो वायरस में मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट ऐड कर दिया जाता है ताकि उसकी लाइफ बढ़ा दी जाए. ठीक है. Microorganisms are most resistant to heat at their optimal pH of growth, which is generally about 7. So जो उनकी optimum pH है उस पे ये ज्यादा resistant होते हैं. And as the pH is lowered or raised from the optimal value, there is an increase in heat sensitivity. So आप optimum level से इसको change करेंगे तो there is an increase in the heat sensitivity. तो heat sensitivity भी उसी हिसाब से affect हो जाएगी. Thus, acid and alkaline foods require less heat processing than neutral foods. So जो acid और alkaline foods हैं उन्हें less heat processing चाहिए होती है neutral foods के पर. In water, suspended solids or organic matter increases heat resistance. ठीक है. अगर उसमें suspended solids या organic matter मौजूद है तो उसकी heat resistance ज्यादा होती है. What are the factors affecting disinfectants? कौन से factors हैं जो disinfectants को affect करते हैं? अभी पहले हमने जो पढ़े हैं वो factors थे जो heat resistance को affect करती हैं. अब हम बात करें factors which affect overall the disinfectants. Numerous factors determine the effectiveness and or rate of kill of a given organism. ठीक है कि कितने organism मरेंगे. ये बहुत सारे factors पे depend करता है such as temperature. It has a major effect as it controls the rate of chemical reactions. Thus, as temperature increases, the rate of kill with a chemical disinfectant increases. pH can affect the ionization of the disinfectant and the viability of the organism. Most waterborne organisms are adversely affected by pH levels below 3 and above 10. 3 से नीचे और 10 से ऊपर की जो pH है, मोस्टली जो वाटरबॉर्न ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस pH से एडवर्सली अफेक्ट होते हैं. Size of the organisms affects disinfectant protection, which is enhanced with the decreasing size of the organisms and increasing particle availability. Therefore, viruses are afforded greater protection than bacteria. जैसे उसका साइज कम होता है वैसे इसकी प्रोटेक्शन ज्यादा होती है. सो इस वजह से वायरसेस जो हैं ज्यादा प्रोटेक्ट होते हैं बैक्टीरिया के निस्बत. सो अब हम बात करेंगे सर्टेन डिसइंफेक्टेंट्स की जो यूज किए जाते हैं. सो दोज आर फर्स्ट इज हैलोजेंस. Halogens, you know, in halogens, first of all, we take up the chlorine. Chlorine and its compounds are the most commonly used disinfectants for treating drinking and wastewater.
Chlorine is a strong oxidizing agent which, when added as a gas to water, forms a mixture of hypochlorous acid and hypochloric acid like this. In dilute solutions, little chlorine gas exists in solution. The disinfectant section is associated with the hypochloric acid formed. The amount of hypochloric acid is greater and at neutral and lower pH levels, resulting in greater disinfection ability of chlorine at these pH levels. Chlorine as HOCl or OCl is defined as free available chlorine. HOCl combines with ammonia and organic compounds to form what is referred to as combined chlorine. The reaction of chlorine with ammonia and nitrogen containing organic substances are of great importance in water disinfection. These reactions result in the formation of monochloramine, this one, dichloramine, this one, and trichloramine, this one. Free chlorine is quite efficient in inactivating pathogenic microorganisms. In drinking water treatment, 1 milligram per liter or less for about 30 minutes is generally sufficient to reduce significantly the bacterial numbers. Enteric viruses and protozoan parasites are more resistant to chlorine than bacteria and can be found in secondary wastewater effluents after normal disinfection practice. So जो enteric viruses होते हैं और protozoan parasites होते हैं, ये ज़्यादा resistant होते हैं to chlorine bacteria के साथ. Being a strong oxidizing agent, chlorine will react with any organic molecule, including proteins, lipids, carbohydrates, and nucleic acid, to disrupt their structure. So bacterial inactivation by chlorine may result from, कैसे होती है bacteria inactivate कैसे होते हैं chlorine की वजह से, due to altered permeability of the outer cellular membrane, resulting in a leakage of critical cell components. जो उसकी cellular membrane जो है उसकी leakage हो जाती है. Interference with cell associated membrane functions. जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस होते हैं वो इंटरफियर होती हैं. Impairment of enzyme and protein function as a result of irreversible binding of the sulfhydryl groups. ठीक है, एंजाइम या प्रोटीन का फंक्शन रुक जाता है क्योंकि सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ बाइंडिंग हो जाती है, irreversible बाइंडिंग हो जाती है, न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन हो जाती है. So this is how the bacteria are inactivated by chlorine. The actual mechanism of chlorine activation may involve a combination of these actions. कोई एक नहीं बल्कि इनका combination हो सकता है और merely the effect of chlorine on a few critical sites या कुछ critical sites पे chlorine का effect ज़्यादा हो सकता है. It appears that bacterial inactivation by chlorine is primarily caused by impairment of physiological functions associated with the bacterial cell membrane. So ज़्यादा dominant कहा जाता है कि bacterial inactivation में bacterial cell membrane के physiological functions को damage करना होता है. Chlorine may inactivate viruses by interaction with the viral capsid proteins and the nucleic acid. The site of action may also depend on the concentration of chlorine and the type of virus. Chlorine की concentration क्या है और virus कौन सा है. Similarly, halogens में chloramines भी use होते हैं. हमने
हैलोजेंस में क्लोरीन की बात की, अब हम क्लोरामीन्स की बात करें, मेरे ख्याल में ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये अभी मुझे यूनिट पे जाना है। ये कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें, अदरवाइज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ऑन ट्यूसडे। नो सर। सर नो सर, क्या नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर कोई नहीं सर, कोई क्वेश्चन। ओके, चलें जी, ठीक है फिर, टेक केयर, एहतियात जारी रखें, एसओपी फॉलो करें। अब आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अब आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे आप इससे बच सकते हैं और कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज आपने खुद पढ़ लिया एज ए पार्ट ऑफ योर स्टडी, ठीक है? सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। ओके जी, जी अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।